बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपके क्लास 10th के होनहार बच्चों को अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आज आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10 साइंस, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन है। इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यह टॉप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर वाले रहेंगे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 10 से टॉप 15 क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए, जिससे आपको बहुत अच्छा खासा नंबर देखने को मिल सकता है केमिस्ट्री से। ठीक है, जितना क्वेश्चन केमिस्ट्री से फंसता है सारा क्वेश्चन आज हम देख लेंगे एक ही वीडियो में, वो भी 3 नंबर वाले। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं क्वेश्चन, समय न व्यतीत करते हुए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? खनिज अयस्क और गैंग की परिभाषा लिखिए। आइए देखते हैं एक एक करके तीनों। नंबर 1 खनिज। खनिज क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है तो बता दे प्यारे सुन लो। प्रकृति में पूर्ण रूप से, प्रकृति रूप से पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व, अर्थात प्रकृति रूप से नहीं, जैसे पृथ्वी प्रकृति है उस रूप से, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी के नीचे, प्रॉपर्टी वाली कहता है नीचे होता है, जिसको भूतल कहते हैं, वो होता है। तो प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक का को क्या कहते हैं? को खनिज कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, जैसे हमारा हो गया पेट्रोलियम, हो गया कोयला, हो गया, और हमारा जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, और बहुत सारी गैसें होती हैं जो पाई जाती हैं प्राकृतिक रूप से। कहाँ पर? पृथ्वी के प्रॉपर्टी में, तब पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं। यही होता है खनिज। यही क्या होता है? खनिज होता है। लोहा हो गया, ये सब भी खनिज के मतलब कह सकते हैं खनिज में आते हैं। नंबर 2, आइए देखते हैं अयस्क क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको खनिज समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। तो वे खनिज, अर्थात खनिज में देखिए, वे खनिज जिसमें किसी धातु की अधिक मात्रा होती है। मान लीजिए ये कोई खनिज हो गया है, हाँ, इसमें कोई मान लीजिए लोहा है, यहाँ पर लोहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पर लोहा है, तो कुछ भाग देखिए खाली है ना, कुछ भाग खाली है। तो किसी धातु की अधिक मात्रा होती है, उससे इसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसे ही अभ्रक कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मिट्टी का गोला है, मान लीजिए इतना बड़ा है, पत्थर है, उसमें हम लोहे को निकाल रहे हैं, या कोई व्यवस्थित जैसे सोना हो गया, इसको हम निकाल रहे हैं, तो इसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह ऊपर ही दिखता रहेगा। और जो निकलेगा, जो पदार्थ निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खनिज से बनता है अयस्क, और अयस्क क्या बनता है? गैंग। गैंग किसे कहते हैं? तो कोई मारपीट वाली गैंग मत समझ लीजिएगा, नहीं तो आप समझ लीजिएगा कोई मारपीट वाली गैंग होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गैंग क्या होती है? खनिज तथा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां, जैसे मिट्टी हो गई, बालू हो गए आदि गैंग कहलाते हैं। देखिए हमने क्या कहा, एक यहाँ पर मान लीजिए कोई सोने का एक पत्थर निकला, जिसमें उपस्थित हमने सोने को छाड़ कर निकाल लिया, और उसमें जब देखिए जो बचा था, जैसे मिट्टी बची थी, बालू बचा था, तो यही क्या हो जाएंगे? यही हमारे गैंग हो जाएंगे, अर्थात यही गैंग के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको गैंग, खनिज और अयस्क समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। धातु और अधातु किसे कहते हैं? तो पहले नंबर देखिए, धातु क्या होता है? तो वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और चमकदार होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक लोहे की राड है, वह जैसे एल्युमिनियम की राड है, जो हमारा तार उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का, तो वह एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, अर्थात उसमें विद्युत आसानी से प्रवाह किया जा सकता है। ठीक है, यानी लाइट आसानी से फ्लो की जा सकती है, परंतु वह देखिए चमकदार भी होता है। जो हमारा
क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। जो एल्युमिनियम का तार होता है बिजली के खंभे पर लगा रहता है, वो अच्छा चालक तो होता ही है और वो क्या होता है, चमकदार भी होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम धातु कहते हैं। उसको हम तान कर कितना भी फैला सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में नहीं बताना भूलिएगा कि सबसे अच्छा धातु कौन सा है जिसमें लाइट फ्लो करती है। ठीक है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, इसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आपको धातु समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अधातु। तो वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात उसमें विद्युत नहीं प्रवाह होती है, उसमें कह सकते हैं कि वह उसमें विद्युत व ऊष्मा नहीं प्रवाहित हो सकती है। जैसे हमारा मान लीजिए लकड़ी हो गया, लकड़ी में विद्युत, सूखी लकड़ी हो गई तो सूखी लकड़ी में हमारा विद्युत प्रवाह हो सकता है, नहीं ना। कुर्सी हो गई, कुर्सी में विद्युत प्रवाह हो सकता है, नहीं ना। कुर्सी को हम खींच कर बड़ा कर सकते हैं, नहीं ना। अर्थात यह तन्य नहीं होते हैं, या क्या होते हैं, तो या ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं। ठोस तो होते हैं, हमने ये नहीं कहा कि ठोस नहीं होते हैं, परंतु ये भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात एक बार मार देने पर वह कई टुकड़ों में फट सकते हैं, या क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि कोई ऐसा टुकड़ा जो पूर्ण रूप से विद्युत का सुचालक होता है और उसमें चमक पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। परंतु ऐसी कोई चीज जिसमें ना तो चमक हो और ना ही विद्युत व उसमें का मतलब प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। यह बहुत आसान है। ठीक है, क्या होता है सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं की एक श्रेणी होती है जिसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु सबसे ऊपर, जैसे सोडियम हो गया तो ये सबसे अधिक धातु सक्रिय होती है, तो यह कहाँ रहता है, सबसे ऊपर रहता है। और सबसे कम सक्रिय धातु नीचे होती है। अर्थात एक कोई ऐसी कह सकते हैं कि हमारी रहती है, स्केल रहती है, स्केल में सबसे ऊपर वाली धातु को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी सबसे सक्रिय सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, ठीक है, और यह सबसे कम सक्रिय होती है, सबसे नीचे वाली सबसे कम सक्रिय होती है। यही होता है सक्रियता श्रेणी। और क्या कह रहा है, यह श्रेणी धातुओं के अभिक्रियाशीलता को दर्शाती है। कह सकते हैं जितनी धातु ज़्यादा ऊपर रहेगी वह उतनी ज़्यादा सक्रिय रहेगी, जितनी धातु जितनी ज़्यादा नीचे रहेगी वह उतनी ही कम सक्रिय रहेगी। यही होता है सक्रियता श्रेणी। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, धातु के निष्कर्षण में कार्बन का क्या उपयोग होता है, अर्थात जो धातु को निकालने में कार्बन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आइए उसको भी देखते हैं। तो कार्बन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में इसलिए किया जाता है कि क्योंकि यह उच्च ताप में धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देता है। क्या कार्बन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में निकालने में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च ताप पर धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन को हटा देता है, और जिससे ही हम क्या कहते हैं, धातु प्राप्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं धातु निष्कर्षण। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का आबंध होता है। तो आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक आबंध होता है। कैसा आबंध होता है, आयनिक आबंध होता है, अर्थात इस पे धन आयन और ऋण आयन होते हैं। अर्थात मतलब कि जैसे NaCl हो गया तो वही तो होता है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें Na पे क्या रहेगा, धन आयन रहेगा, और जो Cl रहेगा उस पर क्या रहेगा, ऋण आयन रहेगा। ठीक है, जैसे जहां देखिए Na पे क्या है, पॉजिटिव यानी धन आयन है, तथा Cl पे क्या है, निगेटिव यानी ऋण आयन है। जहां Na धन आयन तथा Cl ऋण आयन के बीच एक आकर्षण बल होता है। देखिए यहाँ पर NaCl होता है, इसी कारण यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, इसी कारण यहाँ आकर्षण के कारण ही यहाँ मिल पाते हैं जो सोडियम क्लोराइड कहलाते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। धातुओं के 3 भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए फिर से दोबारा देख लीजिए। कह रहा धातुओं के 3 भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, धातु चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, अर्थात जो धातु होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं। जैसे अभी आप स्टील ही देख लीजिए कितना चमकीलादार होता है, सोना हो गया, चांदी हो गया और लोहा हो गया, यह सब बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं। इसीलिए धातुओं की जो सतह होती है कैसी होती है, चमकदार होती है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता माने फैलाव, किसी चीज का फैलाव ही आघात वर्धनीयता कहलाती है। आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। मान लीजिए या कोई एक गोले का क्या है, या कोई एक गोले का कह सकते हैं कंचा है, मान लीजिए, ठीक है, लोहे का है, लोहे का कंचा है। जब इसके ऊपर हम हैमर यानी हथौड़ा चलाएंगे, जब इसको हम हथौड़े से पीटेंगे तो यह फैल का कुछ इस प्रकार चौड़ा हो जाएगा। इसे ही कहते हैं फैल जाना यानी आघात वर्धनी हो जाना। तो धातुओं को हम पीट कर चौड़ा यानी कह सकते हैं चपटा, और पीट कर हम कह सकते हैं कि हम किसके ऊपर में, तो हम इसको पीट कर क्या कह सकते हैं, पतली चादर के रूप में प्रयोग बदल सकते हैं। तन्यता किसे कहते हैं, तो धातुओं को खींच कर लंबा किया जा सकता है। एक जो सोना होता है, अगर सोने को हम 10 ग्राम सोने को अगर हम तन्यता मतलब ताने तो लगभग वह हमारा 10 किलोमीटर तक इतना मतलब कह सकते हैं तन्ने से तन सकता है। ठीक है, मतलब महीन से महीन बार जैसे हो जाता नहीं है उतनी ज़्यादा पतला होकर तन सकता है। ठीक है, तो यह होती है हमारी धातुओं में तन्यता। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लोहे को जंग से बचाने के लिए 3 तरीके बताइए। आइए देखते हैं। नंबर 1, लोहे की वस्तु को क्या कर देना चाहिए, पेंट कर देते हैं, तभी तो उसमें मूर्छा लगने से बच जाता है ना। दूसरा नंबर, लोहे की वस्तु को ग्रीस या तेल लगाकर हम उसे बचा सकते हैं। कोई मान लीजिए लोहे की वस्तु है जिससे हम तेल या ग्रीस लगा देंगे तब भी वह मूर्छा खाने से बच जाएगा। नंबर 3 होता है, लोहे को नमी में लाने से बचाया जा सके, अर्थात उससे हम नमी में यानी कह सकते हैं कि गीली जगह पर नहीं लाएंगे तो वह बच जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं यह ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम एकल बंध भी कहते हैं, वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है, उसे ही हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कह रहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य यानी कार्बन कार्बन के बीच कार्बन होता है, यहाँ देख लीजिए एक कार्बन यहाँ हो गया, तो इसके बीच या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना। मतलब कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध होता है, उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये हुए हमारे 9 नंबर क्वेश्चन और उम्मीद है यहाँ भी समझ में आ गया होगा। आइए 10 नंबर में आईपीएससी है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं एकदम अच्छे से। इसका आईपीएससी नेमिंग करना है जो कि बहुत ही इजी है। लेकिन ये कितने का हमने इसको आईपीएससी नेमिंग पूरा करवा दिया है, नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आईपीएससी नेम। इधर से करिए चाहे इधर से करिए, एक ही बात रहेगा। 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3। आप कह रहे हो सर इसमें भी ले रहे हैं तो इसमें भी कार्बन को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इधर से हमारा पास है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 मेथ 8 प्रोप 1 प्रोपेनोइक नोइक क्यों बोले, क्योंकि COOH को हम ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक समूह। तो 1 प्रोपेनोइक और क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेथ 8 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 यहाँ से कहना, तो यहाँ देखिए 1, चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे तब भी हो जाता है, तो हो जाता है मेथ 8 ब्रोमो एथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा ब्रोमो एथेन।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रोमोएथेन, 1 ब्रोमोएथेन भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको देख लीजिए 1 2, तो 1 क्लोरो एथेन। एथेन क्यों जोड़े, क्योंकि एथेन में सिंगल बॉन्ड है। अगर वहीं इसी जगह डबल बॉन्ड होता तो हम एथेन की जगह एथीन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एथेन की जगह इथीन की जगह क्या लगाते, एथाइन लगा देते। ठीक है, तो ये हुए हमारे टॉप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो कि आपके लिए 3 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।